आजकल आप YouTube पर अखबारों पर एक लड़ाई के बारे में बहुत चर्चा सुन रहे हैं और वो चर्चा है फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध की। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इस बात को पूरा बताएंगे कि युद्ध क्यों हो रहा है और इसके क्या नतीजे होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल की। बचपन से फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई को हम लोग सुनते हुए आए हैं। अखबारों में, रेडियो में, टीवी के न्यूज़ चैनलों में इस लड़ाई का कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा सुर्खियों में रहता है। अभी क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि हमास, जो कि फ़िलिस्तीन में एक संगठन है जिसको कई देश आतंकवादी संगठन बोलते हैं, हमास खुद ये बोलता है कि हम फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास ने इजराइल पर हजारों की संख्या में अचानक रॉकेट दागे। हमास का कहना यह है कि हाल ही में इजराइल की पुलिस फोर्स द्वारा वहाँ जो यरूशलेम है, वहाँ पे उनका एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर पुलिस द्वारा बहुत अत्याचार करे गए। 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मर गए और इजराइल ने वहाँ पर एयर स्ट्राइक भी की। इसके विरोध में ये अचानक एक बहुत बड़ा हमला हमास ने किया है और हमास हमेशा चाहता है कि वो जो इलाका है वो हमेशा के लिए फ़िलिस्तीन का हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये फ़िलिस्तीन और इजराइल का विवाद क्या है। आप जैसा कि नक्शे में देख पा रहे हैं, जो इजराइल है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट से घिरा हुआ है। बहुत छोटा सा इलाका है। वहीं उसी इलाके के बीच में एक इलाका आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये पूरे इजराइल के नक्शे के एक सेंटर में एक प्लेस है छोटा सा। और एक इलाका उसके दूसरी तरफ है जो कि इजिप्ट से मिलता हुआ है, वो है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी में हमास का एक बहुत बड़ा जो गिरोह है या जो इनका संगठन है वो काम करता है। अब इतिहास की अगर बात करें तो ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों में कब्जा किया। ये भी वही इलाका है जहां ब्रिटेन का कभी कब्जा रहा था, और ये कब्जा ब्रिटेन का हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो 1917 से लेकर के ब्रिटेन वहाँ पर शासन करता रहा और इनके बीच की लड़ाई जो थी वो बहुत पुरानी लड़ाई थी। उस लड़ाई के बीच में कुछ समझौता करने का प्रयास करता रहा, लेकिन कोई भी समझौते का हल नहीं निकल पाया। और ये लड़ाई क्यों थी? वहाँ पर जो यहूदी हैं जिनको ज्यूइश बोलते हैं, और क्रिश्चियन और मुस्लिम्स, इन तीनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्थान है जिसका नाम है यरूशलेम। यरूशलेम में ये कहा जाता है कि जो ईसा मसीह थे उनका जो है रीबर्थ हुआ था। मुसलमानों के लिए वहाँ पर अल अक्स जो मस्जिद है, जैसे कि दुनिया में 3 जो सबसे बड़ी मस्जिदों में अगर बात करें तो 2 मस्जिदें जो हैं मक्का और मदीना, ये है सऊदी अरब में, और तीसरी जो मस्जिद है अल अक्स मस्जिद जो है वो है यरूशलेम में। तो मुसलमानों के लिए वहाँ इस तरह से इम्पोर्टेंस हुई, और इसी तरह यहूदियों के लिए भी वहाँ पर एक प्रार्थना स्थल है। तो 3 धर्मों का एक स्थल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि जब कई बार प्रयास किए गए तो वहाँ उन प्रयासों में उनके लिए प्रार्थना की जगह दी गई, फिर किसी को कहीं पे एंट्री की परमिशन नहीं दी गई, किसी को मिलिट्री की परमिशन नहीं। तो इस तरह के विवाद वहाँ हमेशा चलते रहे। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध में यूनाइटेड नेशन बना। तो यूनाइटेड नेशन ने जो हमारा ब्रिटेन ने वहाँ पर कब्जा किया था, ब्रिटेन ने वो पूरा इलाका यूनाइटेड नेशन को दे दिया कि भाई इसका हल हमसे नहीं निकल रहा, इसका हल आप निकालिए। अब यूनाइटेड नेशन एक प्लान लेके आया। तो जो इलाका ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीन के कंट्रोल में था, जब ये यूनाइटेड नेशन आया तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे डिस्कशन के बाद लगभग आधा हिस्सा इजराइलीज को दे दिया। तो आधा हिस्सा इजराइल को दे दिया, और उसमें कुछ हिस्सा जो ग्रीन में आप देख पा रहे हैं, कुछ ऊपर का हिस्सा और गाजा पट्टी का कुछ हिस्सा जो है, लगभग 50% हिस्सा इजराइल को और 50% हिस्सा यहाँ आपको फ़िलिस्तीन को दे दिया। लेकिन इससे फ़िलिस्तीन सहमत नहीं थे। अब इस असहमति से हमेशा छुटपुट घटनाएं बढ़ती रही, और पूरे दुनिया के जो यहूदी थे वहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा यहूदी यहाँ पर आए और यहाँ पर बस गए। अब इजराइल का थोड़ा वर्चस्व यहाँ पर ज़्यादा हो गया। जब ब्रिटेन का यहाँ शासन था 1917 में, तो वहाँ पर एक बाल्फोर घोषणा हुई थी। उसमें ब्रिटेन ने यहूदियों को, यानी इजराइल में जो यहूदियों को ज़्यादा स्थायी निवास देने के लिए समर्थन किया, और वहीं से शुरुआत होती है यहूदियों के यहाँ पर रहने की। 1922-35 में बहुत सारे यहूदी यहाँ आ गए, तो यहूदियों का यहाँ वर्चस्व बढ़ने लगा। विवाद के बीच यूनाइटेड नेशन ने अपने जो द्वितीय
वर्ल्ड वॉर हुआ था, वहाँ पर जब यूनाइटेड नेशन बना था तो उसने ये 50% वाला जो अभी हमने डिस्कस किया वो एरिया जो है यहूदियों के लिए दे दिया। अब इससे असहमति और बढ़ गई। जब असहमति बढ़ गई तो उसके बाद युद्धों का सिलसिला थोड़ा बढ़ चला। वहाँ पर इजराइल का एक 6 डे का वॉर हुआ था और इजराइल के समर्थन में कोई नहीं था, लेकिन विश्व के जो मुस्लिम देश थे वो फिलिस्तीन के संपर्क में थे। उन्होंने जो है मिलकर युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी उन 6 दिनों के युद्ध में इजराइल जीत गया। और इजराइल जब जीत गया तो उसने काफ़ी सारा एरिया अपने इजराइल में ले लिया, बहुत कम एरिया अब बचता है फिलिस्तीन के पास। इसमें जो 4th वाले में आपको ग्रीन बहुत छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो अब केवल फिलिस्तीन के पास रह गया। अब हमास एक संगठन है जिसको मुस्लिम देशों का बहुत सहयोग प्राप्त है और बहुत आर्थिक सहायता मिलती है, और इन छुटपुट घटनाओं और जो झड़पें होती थी उसका हमास हमेशा फ़ायदा उठाता है। तो जो अभी अप्रैल में घटना हुई थी जहाँ पे कुछ लोग मारे गए थे फ़िलिस्तीन के, तो वहाँ पर उस घटना के विरोध में इस हमास ने ये आक्रमण करा, और हमास जो है हमेशा वित्तीय मदद ले करके अपना फ़ायदा उठाता रहता है। अभी हाल ही में जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उन्होंने कुछ ऐसी घोषणा की थी कि उनके और सऊदी अरब के और इजराइल के रिश्ते सुधर रहे हैं। अब ये घोषणा होना का मतलब ये है कि जो मुस्लिम देश हैं वो फिर ये मानेंगे कि भैया ठीक है इजराइल हमारा दोस्त है, लेकिन ये बात हमास संगठन को गंवारा नहीं, और वो अपने हमले करके दुनिया का जो मुस्लिम देश है उनकी सहानुभूति ले करके कि देखो हम मुस्लिम्स के लिए लड़ रहे हैं, तो इस तरह वो इस युद्ध को अंजाम दिया। लेकिन अब ये युद्ध एक बहुत भीषण रूप ले चुका है, क्योंकि इजराइल के बारे में आप सबको पता है कि वहाँ की आर्मी, वहाँ के आर्म्स एम्यूनेशन बहुत ही टेक्नोलॉजी में हाई है, और एक ज़माने से संघर्षरत रहा जो देश है उसने अपनी जीडीपी का, अपनी एजुकेशन का, अपने यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा फौज में लगाया है। वर्तमान में जो इजरायली का जो सामुदायिक संगठन है उसमें भी 2 फाड़ हो रहे हैं। उसमें एक राइट विंग जो दक्षिणपंथी सरकार है वो चाहती है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अब सरकार का हो। तो यहाँ पे इस तरह देखा जाए तो सरकार वर्चस्व में आती है, तो मिलिट्री का यूज ज़्यादा बढ़ जाता है, और सरकार इस तरह से वहाँ पर वर्चस्व में रह के अपना नाम बढ़ा रही है। जो वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, उनके नेतृत्व में ये सब युद्ध लड़े जा रहे हैं, और इस युद्धों का नतीजा बहुत ही गंभीर हो रहा है। डेली जो है हजारों लोग मारे जा रहे हैं। अब नतीजा जो है या तो ऐसा होगा कि इजराइल ऐसी कोई कसम खा लेगा कि इस पूरे इलाकों में से जितना इजराइल के पास है उसके इलाकों में से जो बीच में जो 2 गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है वहाँ से फिलिस्तीनियों का नामो निशान मिटाने की बात करेगा, और पूरे उस नक्शे में इजराइल का कंट्रोल बनाने की बात करेगा। तो लड़ाई जो है किसी भी तरह से तो अच्छी नहीं होती है। अगर उनका बातचीत से हल मिलता है तो बातचीत के हल में जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लड़ाई का जो नुकसान है उससे अच्छा ये है कि बातचीत से थोड़ा बहुत नुकसान झेल लिया जाए। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई क्यों हो रही है, और इसमें उन सभी बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करी। आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इतना समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि फिलिस्तीन और यहूदियों की लड़ाई जो है, इजराइल की लड़ाई क्यों हो रही है। अक्सर ये लड़ाइयाँ जो होती है राजनीतिक विचारधाराओं की वजह से होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा है। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ इलाके कोई दूसरा देश क्या करता है, कब्जाना चाहता है, और उसमें लड़ाई होती है और लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं, धार्मिक आधार बनाया जाता है इन लड़ाइयों का। लेकिन अगर शांतिपूर्ण रूप से कोई विकासशील कुछ ऐसे समझौते किए जाएं जिससे क्या है देश का विकास हो और विश्व का भी विकास हो, और हम उम्मीद करते हैं कि लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए और ये दोनों देश किसी समझौते पर आएँ और कोई भी किसी के उसमें अतिक्रमण अब ना करें और सब लोग मिलजुल के रहें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी ऐसा कोई नया विषय होगा तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।